नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग। एक नए विषय को प्रारंभ किया जाए, एक नई शुरुआत किया जाए जिसका संबंध हमारे पारिवारिक जीवन से, सामाजिक जीवन से या जीवन की उत्पत्ति के आधार से। उसे हम जानते हैं कि हम सभी लोग, हम मनुष्य लोग एक घर बनाते हैं, घर बसाते हैं। घर है क्या? घर का डेफिनेशन क्या है? घर का डेफिनेशन है जहाँ हम सारे मेंबर्स एक पर यूनाइट होकर रह सकें। एक परिवार की श्रृंखला को, एक परिवार की एकजुटता को, एक ग्रुप को परिवार कहते हैं। फिर कई घर मिलकर समाज बनाते हैं, फिर समाज निर्माण होता है। अब प्रश्न की परिवार बनने की श्रृंखला में जो सबसे पहला क्रम है उसका नाम विवाह है। विवाह के पहले क्या होता है? मेलापक। भारतीय वाङ्मय में, भारतीय ज्योतिष में एक शब्द आता है मेलापक। मेलापक का तात्पर्य कि दो व्यक्तियों के बीच में, उनके बीच मिलाप करना, कि उनका मन, उनका चित्त, उनका कॉन्स्टिट्यूशंस, उनके रिक्वायरमेंट्स का फुलफिलमेंट कैसा हो रहा है। तो यही दोनों मिलकर आगे से उत्पत्ति का आधार बनेंगे, प्रोडक्शन के बेस बनेंगे। अब दो सत्ताएं प्रमुख रूप से हैं, एक स्त्री सत्ता, एक पुरुष सत्ता। हमने कहा ना कि जो रात्रि है वो स्त्री सत्ता है, जो दिवा वो पुरुष सत्ता है। एक फीमेल स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है, एक फेमिनिन जेंडर है, एक मेलफिक जेंडर है। पर जेंडर दो ही तो नहीं है, न्यूट्रल जेंडर भी है भाई, नपुंसक लिंग भी है। यानी इन तीन सत्ताओं में डिस्ट्रीब्यूशन है। मेन दो हैं, स्त्री पुरुष, दो जो मिलके प्रोडक्शन देते हैं, उत्पत्ति के आधार बनते हैं। अब ज्योतिष के आईने में अगर देखा जाए तो जो रात्रि सत्ता है, अगर हम इसको जन्मांक चक्र में देखें तो कहाँ शुरू होता है? कुंडली के तीसरे भाव से लेकर के कुंडली के अष्टम भाव तक ये स्त्री सत्ता है। कुंडली के नवम भाव से लेके द्वितीय भाव तक ये पुरुष सत्ता है। अब इन दोनों सत्ताएं एक दूसरे के लिए कंपोनेंट है, पूरक हैं। जैसे रात दिन का पूरक है और दिन रात्रि का पूरक है। हम जानते हैं कि जीवन का जो शुरुआत है, प्रारंभ है, अवधान है, उत्पत्ति है, ये अंधकार से है। अरे भाई, माँ के गर्भ में अंधकार ही होता है, कोई बल्ब नहीं जलता है। और बच्चा 9 महीने माँ के पेट में, माँ के गर्भ में रहता है। हम कहते हैं कि सृष्टि की जो शुरुआत हुई थी वो ब्लैक होल से हुई थी। यानी जो रात्रि सत्ता है वो आधारशिला है। जो दिवा सत्ता है उसका जन्म ही होता है रात्रि के गर्भ से, और समापन रात्रि के आगोश में। यानी जो स्त्री है, रात्रि है, धात्री है, पृथ्वी है, ये ओरिजिन है, ये प्रमुख है, मुख्य है। भारत की संस्कृति में तभी तो बड़ा महत्व दिया गया। धरती मैया, गंगा मैया, भारत मैया, जन्म देने वाली मैया, कई माताएं हो गई भाई। वही सारी माताएं जितनी हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं, बड़ी गंभीर हैं, बड़ा अंतर, मन के अंतर की गहराई इनके अंदर है। आप पृथ्वी माँ को ले लो, कितनी गहरी है पृथ्वी माँ। सारे उत्पत्ति का आधार है, पोषण के आधार है, कितनी सहनशील है। धरती कहा भी जाता ना, धैर्य धारण करना। चलायमान है, चलती है, अचला कहा गया, वसुधा कहा गया, वसुंधरा कहा गया। आप जल को ले लो, गंगा जल को ले लो, नदियों को ले लो, गंगा माता, यमुना माता, सरस्वती माता। हम इन नदियों को माँ के नाम से पुकारते हैं। ये भी हमारी मातृसत्ता है। ये इस बात का संकेत दे रहा है कि जो हमारी स्त्री होती है वो बिल्कुल इन नदियों की तरह निर्मल, स्वच्छ, उतनी ही संवेदनशील पानी के अंदर, रात्रि के बाद बड़ा धारण करने वाली, पृथ्वी के बाद बड़ा एब्जॉर्ब कर लेने वाली, बच्चे की नींद में सोने वाली, उसी नींद में जागने वाली। हम स्त्री के बाद आगे बढ़ाएं, यह जानना होगा कि सृष्टि में, दुनिया में, ग्लोबल पे पार्ट पे अगर देखा जाए तो स्त्रियां कैसी कैसी हैं, या स्त्रियों को कैसे डिफाइन किया गया। अगर हम मान लो अरब की तरफ चले जाए, इस्लामिक में चले जाए, तो हम जानते हैं कि वहाँ पे जो स्त्री है, शायद उसको लोग समझते हैं कि मैंने ये हमारा एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक निजी संपत्ति है, अतः उनको ठग दिया गया। अमूमन देखा जाता है कि जो उनके बाहर के वस्त्र होते हैं, जिसे बुर्का आदि कहा जाता है, वो काली बिल्कुल कवर्ड होता है, उन्हें कोई देख ना सके। थोड़ा बहुत उनके देखने की गुंजाइश उसमें होती है, वो देख सकती हैं, पर उन्हें कोई देख ना पाए। हम पश्चात में चले जाए,
हम क्रिश्चियनिटी में चले जाए, ईसाइयत में चले जाए, तो हमने देखा कि वहाँ बिल्कुल ऐसे, इसलिए मैंने कोई चीज़ पब्लिक प्रॉपर्टी हो, वहाँ कोई कंडीशन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। आई बात नहीं, उनके वस्त्र बड़े कम हो गए, इनके वस्त्र बहुत बढ़ गए। अब भारत आती है हमारे हिंदुज़म का, हमारी भारतीयता का। अब विषय आता है कि इस हिंदू संस्कृति का। इसने कहा नहीं, इसने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्तु रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती, देवता लोग दो ही रमण करते हैं। भागवत में लिखा गया है, सप्तशती में लिखा गया कि विद्या समस्ता तो दिव्य भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। इस संसार की जितनी स्त्रियां हैं वो देवी स्वरूपा हैं, वो देवी की प्रतिबिंब हैं, उनकी प्रतिनिधि हैं। इस भाव से हमारी धरती पर, हमारे भारतीय वंग में, हमारी संस्कृति में स्त्री को देखा गया। और ऐसा कहा गया कि डिफिनीशन क्या है, पूरे पाप का अंतर क्या है? का अंतर है कि मातृवत परदारेषु, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। पंडित कौन भाई? कहा मातृवत परदारेषु, जिसने प्राय स्त्रियों में भी मातृभाव को देखा होगा, जिसने दूसरे के धन को लोष्ठवत समझा कि भाई ये तो मिट्टी का ढेला है, मेरे किसी काम पे व्यर्थ है। और आत्मवत, अपनी भांति ही दूसरे को महसूस कर लेना, यहाँ मुझे पीड़ा होती है उन्हें भी, जहाँ मुझे खुशी वहाँ खुशी होती है। अपनी भांति दूसरे प्राणियों को समझ लेना, यही तो वेदवत्ता, यही तो पांडित्य है। ये है हिंदुस्तान के बारे में, या ज्योतिष के दायरे में, ज्योतिष के दर्शन में, ज्योतिष की गहराई में स्त्री का निरूपण। अब जब हम ज्योतिष में बात करते, मैंने कहा कि देखो इन दोनों सत्ताओं को बड़ा डिवाइड किया गया है। डिवाइड किया गया कि दो, तीसरा भाव है वहां से लेके अष्टम भाव तक हमने कहा ये स्त्री है, और जो अष्टम से लेके द्वितीय भाव है ये पुरुष है। और जो तीसरा भाव है, अगर कालपुरुष कुंडली की हम कल्पना करें तो तीसरे भाव में 3 नंबर के अंक होते हैं भाई, उसका नाम ही तीसरा भाव है। 3 शुरुआत किससे होती है? शुरुआत के नक्षत्र का नाम है मृगशिरा। इसके 2 चरण वृष के हैं और 2 चरण इसके मिथुन के। राशि का नाम मैथुन कहा गया, मिथुन कहा गया। जो मैथुन सबसे बना है, आधारभूत है, किसके बिना सृष्टि संभव नहीं है। तो कहा गया कि जो मिथुन है, जो द्वय है, ज्वाइंट वेंचर है, इसके बिना संतानोत्पत्ति संभव नहीं। पर उसमें, उस खाने में 9 चरण हैं और 2.25 राशियां। मृगशिरा के 2 चरण, आद्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण। ये स्त्री के पहले व्यक्तित्व का निरूपण है। कहा कैसी है स्त्री? कहा मृगशिरा। कहा स्त्री ऐसी है जो मृग के नेत्रों के भाव, ऐसे नेत्रों वाली है, लगता कितना लुभा ले रही। फिर आद्रा, गीला, लिक्विडिटी, बड़ी आद्र है, बड़ी बल है उसके आंसुओं में, बड़ी ताकत है। हमारे कवि ने लिख ही दिया है, अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बड़ा सच, कितना नैसर्गिक, सही स्वाभाविक रूप से लिखा गया। ऐसी मेरी स्त्री सत्ता है जो बड़ी आद्र है, बड़ी दयालु है, बड़ा कारुण्य है, जो मृग के नेत्रों की तरह चपला भी है, और पुनर्वसु, जो जीवन को पुनर्वास देती है। ये पुनर्वास का क्या हुआ भाई? अरे भाई, विवाह के बाद एक नया घर बसता है, उसी को हम पुनर्वास कहते हैं। पुनर्वसु एक बार तो बस चुका था, जब माँ के पेट से पैदा हुए, एक माता का घर था, अब एक नए घर के साथ। फिर कुंडली का चतुर्थ भाव आ गया, चौथा भाव आ गया। शुरुआत उसी पुनर्वसु नक्षत्र, इसका पहला चरण पुष्य बीच में आ गया और अश्लेष आ गया। बिल्कुल ये तीनों ही देखा जाए तो बड़े लिक्विडिटी है, कि उनसे जो राशि बनती इसको करके 4 नंबर कहते हैं। अरे भाई, चारों उसमें विहित है, चारों उसमें आ गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आ गया। जो घर है इसके 4 केंद्र हैं, 4 भुजाएं हैं। इन्हीं चारों भुजाओं पर एक अच्छा घर निहित होता है, जिस घर में धर्म की स्थापना हो, जो अर्थपूर्ण हो, जहां अर्थ के उद्देश्यों की पूर्ति होती हो, जहां काम हो, जहां मोक्ष हो। मोक्ष क्या है? जो प्रसन्नता का शिखर है,
आनंद का परम शिखर है, वही तो मोक्ष है। देखो उस भक्त को जो भक्ति में विलीन हो गए। पूछो उस माँ से जो बच्चे को जन्म देकर स्तनपान करा रही है और परम सुख की अनुभूति कर रही है। कैसा सुख? कहा चित्त का परम सुख है, वर्णन नहीं कर सकते, आनंद घोर हो गई। तो जहां चारों वर्णों का सुख है, जहां चारों धर्मों का सुख है, जहां चारों धामों का सुख है, वो चतुर्थ भाव है कुंडली का। और बिना स्त्री के इसको प्राप्त करना संभव नहीं है। आधारभूत है, घर ही स्त्री है। बिना स्त्री के हम घर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चाहे मेरी माँ हो, मेरी पत्नी हो, मेरी बेटी हो, स्त्रियां ही घर के आधारभूत। फिर आता है स्त्री पक्ष का पंचम भाव, बड़ा इंपॉर्टेंट। पंचम भाव, पंचतत्वों की बात आ गई, पांचों पराक्रमों की बातें, और इसे संतान भाव कहते हैं। स्त्री पहले बच्ची थी, बड़ी हो गई, युवावस्था को प्राप्त हो गई, घर बसाने की बात हो गई, विवाह हो गया, अब बात संतान की आ गई। कुंडली के पंचम भाव की बात आई। घर बस गया तो स्त्री जाएगी, भाई अब मुझे संतान भी हो जाए, कुंडली का पंचम भाव। पर यह शुरू होता बिल्कुल मघा नक्षत्र से। मघा पहला नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी है और उत्तरा फाल्गुनी। मघा को स्थिर कहते हैं। मघा स्थिर हो जाना, अब बड़ा स्थिर भाव उसके अंदर आ गया। मानो एक का वर्ण कर लिया है और बड़ा स्थिर है, अब अन्य की जगह है नहीं मेरे मन में, एक चित्त में जगह दे दिया। वैसे भी हमारे हिंदुस्तान की विवाह पद्धतियों में जब विवाह कराए जाते हैं तो एक बड़ा अच्छा मंत्र उपदेशों में कहा गया ना, सप्तद्वीप, तो चित्तम मया चित्तम वाचा वाच्यम न लोप है। हे प्रिय, तेरा चित्त मेरा चित्त एक ही में संलग्न ऐसा मिल जाए कि उसमें कोई विभेद ही नहीं रह जाए। जो मैं सोचूं ही तू भी सोच ले, जो तेरे चित्त में आ जाए वो मेरे चित्त में आ जाए। खैर, ये पंचम भाव और इसका पहला नक्षत्र मघा है, जो कहते हैं स्थिरता, एक पुरुष में सेंट्रलाइज हो रहा है। फिर सेकंड भाव है पूर्वा फाल्गुनी। यानी फाल्गुन के पूर्व की जो अवस्था होती है, जो रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी के पहले की जो अवस्था होती है, होली का जश्न मनाने की पहली जो तैयारी होती है, उसे पूर्वा फाल्गुनी कहते हैं। वो जो उत्तरार्ध है, मध्य है, उत्तरार्ध है, वो उत्तरा फाल्गुनी कहते हैं। क्या आओ आओ हम कुछ खुशहाली बनाए, कुछ रंगारंग कार्यक्रम में। कहा कैसे? कहा संतानोत्मय माँ बन जाऊं। माँ बनने की सशक्त इच्छा स्त्री की प्रबल इच्छा होती, वो जन्म से ही माँ है, वो मातृसत्ता है। ये पंचम भाव, संतान भाव। अब छठा भाव आता है, स्त्री वाले हिस्से का, नारी के भाग का छठा हिस्सा। ये क्या कहता है, इसकी क्या व्याख्या होगी भाई? वैसे तो किताबों में पढ़ा है ना, ये रोग है, रिपु है। अरे भाई, ये रोग रिपु नहीं है, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि अगर तेरा संयम गड़बड़ हो गया। छठा भाव संयम का संकेत दे रहा है। वहाँ 6 नंबर है, उस 6 नंबर में जो नक्षत्र आते हैं उसमें आता उत्तरा फाल्गुनी। योनि में आता है गो, गावह, उसकी जो योनि है उसको गाय कहते हैं, गोवर्णा। फिर आता है हस्त, हस्तः। फिर आता है उसी चित्रा। इन तीनों मिलकर कन्या राशि बनती, वर्गो बनते हैं। और कन्या का मालिक कौन सा करा था? मरकरी। कहते हैं द प्लेनेट ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता। जागरूकता हमारे जीवन का प्रथम संयम है, जो हमें जागरूक करता है कि देखो भाई बचे रहो। किससे? विवादों से, विषादों से, बीमारियों से। संयम गया तो 2 चीज पैदा होगा, रोग और शत्रु पैदा होगा। कहीं अगर भाषा की संयम बिगड़ा तो अनायास ही तुम शत्रु पैदा करोगे। और भाषा संयमित है, मिठास पर मृदुल है, कन्या जन्य भाषा है, बड़ी मीठे कंठ की भाषा है, नाप तौल की भाषा है, अभिव्यक्त भाव छिपा उसमें है, मधुरता छिपी हुई है। तू पराये को भी अपना मित्र बना लेगा, तू तेरा अपना खास हो जाएगा। तो जो शत्रु भाव है वो निकल जाएगा, क्योंकि शत्रु वही इसके अंदर शत्रु भाव है। जिस भाव से देखा वैसे दिखाई पड़ गया। देखो ना, हमारे धर्म में, हमारे संस्कारों में, जैसे मंदिर से गुजरते हैं हाथ उठ जाते हैं, उन्हें प्रणाम कर लेते हैं। ये डाला गया संस्कारों में कि मंदिर में भगवान है, भगवान है, भगवान है। ये भगवान इतना स्टैब्लिश हो गया मेरे मन में कि जैसे गुजरते हैं मेरे हाथ बखुद उठ जाते हैं। तो जैसा देखोगे, क्योंकि तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी हो, आई बात। और दृष्टा भाव में जैसा तुम देखोगे तुम्हें चीजें वैसी दिखाई देंगी। तो 3 नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, खुशहाली से आगे बढ़ो। प्रसन्नता जीवन का पहला मंत्र है। लाफिंग, हंसा, लाफिंग इज द योगा।
खुशहाल उत्तरा फाल्गुनी। हाउस तो हाथों पर ध्यान दो। कर, हाथ, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट हाथों का भाई। का इन हाथों से गिवर बन जाओ, देना सीख लो। क्या देना सीख लो? सम्मान। जो प्रियजन है उन्हें प्रणाम कर लो ना, हाथ जोड़ के नमस्कार कर लो। जो बच्चे हैं जो आपको प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देना सीख लो। हाथ मिलाना सीख लो। हाथों से दान करना सीख लो। हाथों से दोषों की रक्षा का संकल्प ले लो ना। ये भुजा तुम्हारे अंदर व्याप्त क्षत्रिय वर्ण का संकेत है। फिर आता है चित्रा, चित्र विचित्र। ये चित्र का असली मालिक है। इसमें बड़ी विचित्रता है, बड़ी गहराई चित्र में है। तो ये छठा भाव है। ये बार बार हमें संयम का, अनुशासन का और एक हेल्दी लाइफस्टाइल का संकेत देता है। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारे जीवन की सुंदरता के लिए, तुम्हारे जीवन को मिठास देने के लिए, तुम्हारा दायरा बढ़ाने के लिए, तुम्हारे मित्र पक्ष को मजबूत करने के लिए और तुम्हारी पर्सनालिटी में इंटरेक्शन लाने के लिए ये सारे गुण बढ़ जाएंगे